नमस्ते, मैं हूं रितिका सिंह। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादी ट्वीट कर विरोधियों पर निशाना साधा, जिस पर घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान बीजेपी में शामिल हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने पिछले 24 घंटे में जैश के कमांडर जाहिद वानी समेत 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। और रूस के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए गोला बारूद भेजना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में हिंदुत्ववादी का जिक्र किया और बिना नाम लिए उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला, जिस पर घमासान शुरू हो गया। क्योंकि राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धांजलि देते नजर आए। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर शिवसेना का भी समर्थन मिला। गांधी जी को गोली मारना, निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूँ ये ठीक नहीं था। लेकिन बीजेपी को राहुल का ये ट्वीट अखर गया और उसने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। महात्मा गांधी के बारे में राहुल गांधी की समझ और हिंदुत्व के बारे में समझ दोनों ही कमजोर है। पिछले साल 29 दिसंबर को भी राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में हिंदुत्व का जिक्र करते हुए बीजेपी पर हमला बोला था। 100 बात की एक बात यह कि राहुल गांधी पहले भी कई बार हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरते रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी माहौल में उनके इस ट्वीट को बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और उनसे माफी की मांग की। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। यूक्रेन रूस विवाद से जुड़ी हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पूरे यूरोप में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया ताकि नाटो की मदद की जा सके। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पूर्वी यूरोप में अमेरिकी फौज को भेजने का ऐलान किया था। साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों की एक और बड़ी खेप वहां भेजी। लेकिन इस पूरे विवाद में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले की योजना का डर दिखाकर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। और संदीप इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। संदीप, इस पर और क्या कुछ जानकारी? जी रितिका, देखिए हालात तो जंग जैसे लग रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल सॉल्यूशन के जरिए जो है इस मसले को सुलझाने की बात भी कही गई थी। नाटो की तरफ से बाकायदा एक प्रपोजल मूव किया गया था। प्रपोजल रशिया को दे भी दिया गया और उसके बाद रशिया ने अभी तक ये नहीं बताया कि कब उस प्रपोजल पर जवाब देंगे। उसी बीच जो है अमेरिका ने अब अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 8,500 सैनिक पहले ही वो डिप्लॉय करने की बात कह चुका है और अब एमुनेशन और हथियार जो है वो लोड किए गए हैं यूक्रेन के लिए। तो ये तो बात साफ हो रही है कि स्थितियाँ जो है अब धीरे धीरे जंग की तरफ बढ़ रही है और अगर ऐसा होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध के तौर पर देखा जा सकता है। रूस के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए गोला बारूद की खेप भेजनी और तेज कर दी। इससे पहले भी अमेरिका अपनी घातक जेवलिन मिसाइलें और गोला बारूद वहां भेज चुका है ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो रूस का मुकाबला किया जा सके। इस मामले में अमेरिका ही नहीं, कड़ी में उसने हथियारों की एक और बड़ी खेप यूक्रेन की मदद के लिए भेज दी। अमेरिका के डोवर एयरफोर्स बेस पर अमेरिकी सैनिक इन हथियारों को एक विमान में चढ़ाते नजर आए। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि पूर्वी यूरोप में अमेरिकी फौज की तैनाती की जाएगी। अमेरिका से मिल रही इस मदद के बाद यूक्रेन ने भी रूस से निपटने के लिए अपनी तैयारियां और तेज कर दी, जिसके तहत उसके सैनिक लगातार हाड़ कपा देने वाली ठंड में बेहद घातक हथियारों के साथ अभ्यास करने में जुटे हैं। इस अभ्यास की जो तस्वीरें सामने आई उसमें कुछ जवान मोटर की मदद से टारगेट पर निशाना लगाते दिखे, जबकि कुछ अपनी राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए ताकि अगर नौबत युद्ध की आए तो रूस का मुकाबला किया जा सके। इस मामले में अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन भी खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा है और अब तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नाटो की मदद के लिए पूरे यूरोप में सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर दिया। जबकि अमेरिका ने पहले ही अपने करीब 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं ताकि रूस जैसे ही यूक्रेन पर हमला करे अमेरिका अपने इन जवानों को फौरन मोर्चे पर उतार सके, जिसका जवाब देने के लिए रूस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है और उसने भी पड़ोसी देश यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए, जिस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यह कहना है कि अपनी रक्षा के लिए इन सैनिकों को वहां तैनात किया गया। लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है और वो इसके लिए तैयारी कर रहा है।
असल में पुतिन ने पिछले महीने यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए 29 देशों के साथ मिलिट्री अलायंस नाटो के सामने 2 अहम मांगे रखी थी, जिनमें पहली मांग ये थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, जबकि दूसरी ये कि नाटो पूर्वी यूरोप में अपनी सैनिक गतिविधियों पर रोक लगा दे। लेकिन अमेरिका और नाटो ने रूस की इन मांगों को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से ही लगातार यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। मगर इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिका को जमकर कोसा और यह कहा कि अमेरिका बेवजह रूस के हमले की योजना का डर दिखाकर यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। और दोनों देशों के बीच जारी तनातनी तब और बढ़ गई जब रूस ने अपने सैन्य हवाई अड्डे पर फाइटर जेट मतलब लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी। अभी तक जिस लड़ाई में टैंक और तोप के जरिए दुश्मन को चेताया जा रहा था, उसमें अब रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन कर यूक्रेन को सीधा संदेश दे दिया, जिसके लिए रूस ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस अपने Su-30 SM-2 फाइटर जेट का एक दस्ता सीमा के करीब कमेमेन एयरबेस पर तैनात कर दिया। हवा में करतब दिखाते विमान जैसे ही रनवे पर उतरे, दुश्मन देश की धड़कनें तेज हो गईं। रूस की वायुसेना के अधिकारियों ने दावा किया कि जरूरत पड़ने पर इन विमानों की मदद जंग में ली जा सकती है। और ये कितने ताकतवर है, इस बात का अंदाजा तो पूरी तरह से अभी उन्हें भी नहीं है। हालांकि बताया यह गया है कि ये फाइटर जेट हवा में ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को चुटकी में ढेर करने का दम रखते हैं, जिसकी वजह से रूस ने इन्हें जंग के लिए मोर्चे पर भेजने का फैसला लिया। 100 बात की एक बात यह कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने कुछ रोज पहले ही दावा किया था कि फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और इसलिए उसने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख सैनिक उतारे, जिसके बाद रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने भी यूरोप में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मगर अब यूक्रेन के नए रुख से इस पूरे विवाद ने नया मोड़ ले लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने 24 घंटे के अंदर 2 अलग-अलग इलाकों में जैश ए मोहम्मद के कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनमें एक ऑपरेशन बड़गाम और दूसरा पुलवामा में हुआ, जहां 4 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया, जिनमें आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी भी शामिल था। 2017 के बाद हुए कई आतंकी हमलों में शामिल होने की वजह से सुरक्षा बल को जाहिद की तलाश थी, जिसकी खबर मिलते ही बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंचे जवानों ने पुलवामा के पास मौजूद उस इलाके को घेर लिया, जहाँ आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। खतरा करीब देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की और उसी के जवाब में जवानों ने गोलियां चलाई। लंबे वक्त तक चली मुठभेड़ के बाद जाहिद समेत वहां मौजूद कुल 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें अमेरिका में बनी M4 राइफल समेत बहुत सारा गोला बारूद भी मिला। समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट की जेएस का चीफ था पूरे वैली का। इसके साथ ही बड़गाम इलाके में भी सेना की एक आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई, जिनमें लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे की तलाशी लेने के लिए जवान तैनात कर दिए गए। 100 बात की एक बात यह कि कश्मीर में हुई मुठभेड़ में जाहिद वानी का मारा जाना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का कमांडर होने की वजह से सुरक्षा बल को लंबे वक्त से उसकी तलाश थी। साथ ही उसके ऊपर घाटी में लड़कों को आतंक से जोड़ने का आरोप भी था, जिसकी वजह से उसका मारा जाना जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बख्तावरपुर में एसपी और आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार सुनील चौधरी पर नोटों की बारिश की गई। सुनील चौधरी वहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और उनके वहां पहुंचते ही घर की पहली मंजिल पर खड़े एक आदमी ने उन पर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही लोगों ने नोट उड़ते देखे, सब तालियां बजाने लगे। खुद सुनील चौधरी भी ये देखकर हैरान हो गए और उन्होंने नोट उड़ाने वाले शख्स का हाथ हिलाकर शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नजर आए, जिनमें किसी एक ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेरठ के हस्तिनापुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस ने हस्तिनापुर विधानसभा सीट से फिल्मी जगत से राजनीति में एंट्री ले चुकी अर्चना गौतम को उम्मीदवार बनाया है। वहां पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है। भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं यहाँ डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं वोट देने की।
कांग्रेस के पक्ष में। पश्चिमी यूपी के इस चुनावी दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। कब्रिस्तान जिन्ना पाकिस्तान चलेगा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए कि आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए एक नया वीडियो जारी किया। छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। जनता ने उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा अमित शाह ने अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के चित्र का उद्घाटन किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला को 43 करोड़ की कोकेन के साथ पकड़ा गया। देश भर में अब तक 75% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े लोगों की तारीफ की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए यूपी के शेकोहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कनाडा के ओटावा से। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास छोड़ दिया है और वो किसी गुप्त स्थान पर चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वैक्सीन को जरूरी करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों ट्रक ड्राइवरों ने चारों तरफ से प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया था, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो परिवार के साथ किसी गुप्त स्थान पर चले जाने की खबरें उनकी सामने आ रही है। दरअसल कुछ रोज पहले कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद ड्राइवरों ने विरोध शुरू कर दिया था और कई दिनों से इस फैसले को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे। वहां के ट्रक ड्राइवरों ने कोरोना के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन को फ्रीडम कॉन्वॉय का नाम दिया। उनकी मांग है कि सरकार इस फैसले को वापस ले और वो प्रधानमंत्री ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और दिवाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, इस पर और क्या कुछ जानकारी? जी रितिका, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास को छोड़ दिया है और वो किसी गुप्त स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा सरकार के वैक्सीन को अनिवार्य करने के फैसले के विरोध में 50,000 ट्रक ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है और वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कुछ रोज पहले ही कनाडा की ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया था और इसी के विरोध में लगातार ट्रक ड्राइवर जो है उन्होंने प्रधानमंत्री आवास को घेरा हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों से घिरे वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर छोड़कर जाने की खबर है। उन्होंने कनाडा में कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया, जिसके बाद उनके फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया। कुछ ने प्ले कार्ड के जरिए आजादी की मांग करते हुए रैली निकाली। बताया गया कि 20,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिनमें कुछ ने प्रधानमंत्री के घर के आसपास और नेशनल वॉर मेमोरियल की ग्राउंड में अपने ट्रक और कारें पार्क कर दी, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से हटाने को कहा। विरोध की यह आग वहां की ट्रूडो सरकार के उस फैसले के बाद भड़की, जिसमें उसने ट्रक ड्राइवरों के लिए अमेरिका की सीमा को पार के लिए कोरोना के टीके की एक डोज लगवाना जरूरी कर दिया था, जिसका विरोध इन ट्रक ड्राइवरों ने वहां की संसद पार्लियामेंट हिल के बाहर लगातार हॉर्न बजाकर किया। ओटावा के मेयर ने ट्रकों को नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में खड़ा करने पर ट्वीट किया और इसे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवान का अनादर बताया। लेकिन इन ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग एक हाईवे के ओवरपास पर जुट गए। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां से गुजर रहे ट्रक ड्राइवरों का हौसला बढ़ाया। ट्रकों का ये काफिला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के घर की तरफ बढ़ रहा था। 100 बात की एक बात यह कि सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के संसदीय परिसर के आसपास हिंसा भड़काने की आशंका है, जिसे लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। बताया गया है कि वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि ओटावा जाने वाले रास्ते पर ट्रकों की करीब 70 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है, जिसकी वजह से वहां से दूसरे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब शाहजहांपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल या पर्चा खारिज होने पर एक निर्दलीय उम्मीदवार रो पड़े। वैद्यराज किशन नाम के इस प्रत्याशी ने इस महीने की 25 तारीख को नामांकन दाखिल किया था, जिनका पर्चा जांच में खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और कलेक्ट्रेट में ही फूट फूट कर रोने लगे। मैं मर जाऊंगा साहब, मैं नहीं बचूंगा। काफी देर तक वो ये मानने को ही तैयार नहीं हुए कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। हम रिसीव नहीं करेंगे, हम रिसीव नहीं करेंगे, हम मौत रिसीव करेंगे मेरी। वैद्यराज किशन के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग ये सब देखते रह गए। यह हंगामा उस समय बढ़ता चला गया जब उन्होंने शाहजहांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के इशारे पर उनका नामांकन रद्द होने का आरोप लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने रो रो कर कलेक्ट्रेट में मौजूद कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को भी कसूरवार ठहरा दिया। 11 बजे बुलाया, चपरासी ने रोक लिया और कह रहे 11 बजे तुम आए नहीं। वैद्यराज किशन का आरोप है कि कलेक्ट्रेट में उनके समय पर पहुंचने के बाद भी उन्हें पर्चे की खामियों को सुधारने का मौका नहीं दिया गया। 2 घंटे तक प्रत्याशी को फंसाए रहते हैं। इससे पहले शाहजहांपुर में 8 बार से लगातार विधायक रहे सुरेश खन्ना को टक्कर देने के लिए वैद्यराज किशन पीपीई किट पहनकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। 100 बात की एक बात यह कि संयुक्त विकास पार्टी के उम्मीदवार वैद्यराज किशन का पर्चा जैसे ही जांच में रद्द हुआ, उनके आंसू छलक गए। वो अब तक 19 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें एक भी बार उन्हें जीत नहीं मिली। 1974 में उन्होंने नगर पालिका सदस्य का चुनाव लड़ा था। वैद्यराज किशन हर चुनाव में अनोखे अंदाज में नामांकन दाखिल करने के लिए भी जाने जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर शाम को महिलाओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम शी द चेंज मेकर रखा गया है। बीजेपी ने मणिपुर विधानसभा की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मणिपुर में 2 चरण में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी देश को खोखला कर सकता है। कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहाँ भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। गुजरात एटीएस ने धंधुका हत्याकांड मामले में दिल्ली से कमर गनी उस्मानी नाम के एक मौलवी को पकड़ा। धंधुका में कुछ दिन पहले किशन भरवाड़ नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि हत्या से कुछ रोज पहले ही उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद किशन ने माफी मांगते हुए उस पोस्ट को हटा दिया था। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 24 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड की लालकुआं सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रचार के दौरान कबड्डी के मैदान में उतर गए। दरअसल वो लालकुआं में अपने प्रचार अभियान के तहत लोगों से मिल रहे थे और इसी दौरान वो वहां एक स्कूल में जा पहुंचे, जहां मौका था कबड्डी कंपटीशन के शुभारंभ का। वहां पहुंचने के बाद हरीश रावत खुद को कबड्डी के मैदान में उतरने से रोक नहीं पाए। उन्होंने बाकायदा खिलाड़ियों की तरह अपना हाथ आगे फैलाया और विरोधियों को पस्त करने के इरादे से उनके खेमे में दाखिल हुए। जैसे ही रावत ने कबड्डी कबड्डी कहते हुए एंट्री ली, वहां तालियां बजने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री के इस आक्रामक अंदाज को देखकर सामने वाले खिलाड़ी भी घबरा गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना खेल रोककर खिलाड़ियों और वहां मौजूद लोगों को नमस्कार किया और फिर प्रचार के लिए आगे निकल पड़े। 100 बात की एक बात यह कि हरीश रावत का ये वीडियो लालकुआं विधानसभा से सामने आया, जहां से वो उत्तराखंड चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। दरअसल वो वहां हरीश पवार मेमोरियल स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो के साथ दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पर एक साथ हमला बोला। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब? तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तौकीर रजा पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद निदा खान चर्चा में आई थी
और अब वो यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गईं। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में पार्टी के नेताओं ने उन्हें सदस्यता दिलाई, जिसके बाद उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। न्यूज 18 से बातचीत में निदा खान ने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई। भाजपा ने महिलाओं का साथ दिया और उन लोगों का साथ दिया जो उसका समर्थन कर रहे थे और इस बात को समझा कि 3 तलाक का कानून लाना कितना ज्यादा जरूरी है। निदा खान के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के भी कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जिनमें लंबे वक्त तक मायावती के साथ रहे गंगाराम अंबेडकर भी शामिल हैं। 100 बात की एक बात यह कि कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर चुके तौकीर रजा के विवादास्पद बयानों पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि उनकी बहू ने बीजेपी का दामन थामकर उन्हें प्रदेश का चुनावी पारा और चढ़ा दिया। निदा खान के साथ 21 लोग बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता शामिल हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर हमला बोला और पंजाब में महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। एक टिकट नहीं दी गई तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहाँ पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहाँ पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं। बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बुलंदशहर में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जोरदार हमला बोला। कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। जयपुर में एक तेल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम सर्वधर्म प्रार्थना में महात्मा गांधी को मौन श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी है। पार्टी ने उन्हें चमकौर साहिब के अलावा भादौर सीट से भी मैदान में उतारा है। बीजेपी की स्टार प्रचारक हेमा मालिनी ने मथुरा के गोवर्धन इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। गोवर्धन सीट से मेघश्याम सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मेघश्याम जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत बढ़िया काम किया है हमारे साथ जुड़कर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी का पुलिस वाले को धमकाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया है कि वो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे थे। जिन्हें पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो वो भड़क उठे और उन्होंने अपने रुतबे का जोर दिखाते हुए पुलिस वाले को ही धमकाना शुरू कर दिया। और आप पे दावा किया गया कि समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे एसपी प्रत्याशी ने आचार संहिता के साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पुलिस वाला उन्हें वहां से हटाने पहुंचा, लेकिन वो वहां से जाने के बजाय बीच सड़क पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए। हालांकि माहौल गर्म होने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें कार में बिठाकर वहां से रवाना किया। इस दौरान भी वो पुलिस वाले को कानून समझाते हुए देख लेने की धमकी देते नजर आए। 100 बात की एक बात यह कि जिस समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का पुलिस को धमकाने का वीडियो लखीमपुर खीरी में वायरल हुआ है, वो गोला विधानसभा से चुनावी मैदान में है, जिन पर आचार संहिता लागू होने के बावजूद भीड़ जुटाने और समर्थकों के साथ कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले में उनके साथ करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने मुनव्वर राणा के पलायन पर दिए बयान पर पलटवार किया है। मुनव्वर राणा ने एक रोज पहले ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। अगला सीएम भी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में बनेंगे और जब बनेंगे तो ऐसे माफिया तंत्रों का यहां से पलायन होकर बंगाल की खाड़ी में समा जाए। अमेरिका के शिकागो से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां ओहेयर एयरपोर्ट पर ताइवान का एक कार्गो प्लेन यात्रियों के सामान को रौंदता हुआ दिखाई दिया। इसका एक सीसीटीवी वीडियो एयरपोर्ट में लगे कैमरे में कैद हो गया, जिसमें बड़ा सा कार्गो विमान बर्फ से पटे एयरपोर्ट के रनवे पर आगे बढ़ता दिखा। वहां लोहे के कंटेनर में यात्रियों का सामान मौजूद था, जिनमें कुछ को उसने धक्का मारा तो कुछ के ऊपर से गुजरता चला गया। एक झटके में उसने कम से कम 4 से 5 लोहे के कंटेनर कुचल दिए। इस दौरान वहां कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इसे देखते ही अपनी गाड़ी पीछे कर ली ताकि इस हादसे में उन्हें नुकसान ना हो पाए।
बिहार की बेतिया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रशासन ने अवैध शराब और शराब बेचने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद वहां दूसरे राज्यों से लाकर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी, जिसकी खबर मिलते ही बेतिया प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया और शराब के इस अवैध कारोबार का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन में लगे कैमरों की मदद से पहले तो उन इलाकों की खोज की गई जहां अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। उसके बाद पुलिस की एक टीम ने छापा मारकर शराब की कई बोतलें जब्त कर ली। इसके अलावा इस अवैध कारोबार से जुड़े 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी दफ्तरों में डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। पंजाब में सरकार बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महात्मा गांधी की हत्या पर बनी फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी। मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी खत लिखा था कि इसके कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने 15-15 किलोग्राम के 2 बमों को नष्ट कर दिया। बताया गया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए इन बमों को जंगल के रास्ते पर बिछाया था। अभिनेत्री काजोल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 2 मकानों को प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। ये कार्रवाई एंटी माफिया अभियान के तहत की गई और 2 अलग-अलग इलाकों में 2 बदमाशों के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। दोनों अतिक्रमण हटाकर लगभग 1 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली और दोनों अवैध मकान कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गए। सौबात की एक बात यह कि जिन अवैध कब्जों को तोड़ा गया उनमें एक की कीमत करीब 70 लाख रुपए आंकी गई। बताया यह गया है कि पप्पू टोपी नाम के जिस बदमाश ने इस सरकारी जमीन पर कब्जा किया था उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और हाल ही में पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया था। मध्य प्रदेश के दमोह से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां 23 साल के एक लड़के ने बस के नीचे आकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक बस सड़क से गुजर रही थी, तभी उसके नीचे आकर एक लड़का लेट गया, जिसके ऊपर से बस का पिछला पहिया गुजर गया। ये देखकर कुछ लोग बस से नीचे उतर आए और उस लड़के को बस के नीचे से बाहर की तरफ खींचा। बताया गया कि इस घटना में उस लड़के को मामूली चोटें आई, जिसे वहां से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद उसने फैक्ट्री में मौजूद डीजल की केन को अपने आगोश में ले लिया, जिससे वहां जबरदस्त धमाके के साथ आग की कई मीटर ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनट के अंदर पूरी की पूरी फैक्ट्री आग में घिर गई। खतरा तब और बढ़ गया जब पता लगा कि उसके अंदर कुछ मजदूर भी मौजूद थे। हालांकि दमकल विभाग ने वक्त रहते मोर्चा संभाल लिया। 2-4 आदमी फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला और बाहर निकाल कर आग बुझाना शुरू किया तो आग को कंट्रोल कर लिया। आग से घिरी फैक्ट्री पर फौरन पानी की बौछार शुरू कर दी गई, जिसके लिए दमकल की 2 गाड़ियों को तैनात किया गया। इस दौरान उससे निकलने वाले धुएं ने फैक्ट्री के ऊपर मानो पूरे आसमान पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से काफी देर बाद तक भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री के मालिक ने आशंका जताई कि इस हादसे में उसे कम से कम 15 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सौबात की एक बात यह कि हरदोई में जहां यह हादसा हुआ वो इंडस्ट्रियल एरिया था, जहां बिजली की हाई वोल्टेज तार मौजूद थे। इन्हीं में से एक तार में स्पार्क होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई, जिसने फैक्ट्री में जनरेटर को चलाने के लिए रखे गए डीजल की वजह से भयानक रूप ले लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने देर रात गुरुग्राम में नगर निगम और विकास प्राधिकरण के दफ्तर का औचक निरीक्षण किया।
जिसके लिए पहले वो नगर निगम के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से सड़कों की सफाई पर लगी मशीनों के बारे में जानकारी तलब की, जिसका सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दफ्तर में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों के बारे में पूछा। और जब अधिकारी दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के बारे में सही जानकारी नहीं दे पाए तो सीएम ने नगर निगम के कमिश्नर से फोन पर बात कर नाराजगी जाहिर की। डीएमसी साथ है और इनको भी नहीं पता कि यहाँ किसकी ड्यूटी होनी चाहिए। इस पर भी जब सही जानकारी नहीं मिल पाई तो उन्होंने अपने साथ आई टीम से हाजिरी रजिस्टर मंगवा लिया। इनका हाजिरी रजिस्टर लाओ। इसके बाद सीएम खट्टर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के दफ्तर पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों से उनके काम की जानकारी ली। 100 बात की एक बात यह कि मुख्यमंत्री खट्टर के औचक निरीक्षण से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में अफसर भी दफ्तर पहुंचने लगे।